ब्रेकिंग खबरें कुछ अच्छी भी हैं, खबरें जो बढ़ाएंगी हौसला और विश्वास और लाएंगी आपके चेहरों पर मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह। गुड न्यूज इंडिया के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार। गुड न्यूज इंडिया यानी कि अच्छी खबरों के इस कार्यक्रम को दिखाएंगे देश, साथ ही आपको खुश होने पर मजबूर कर देंगे। तो शुरू करते हैं गुड न्यूज इंडिया। कहते हैं कि पढ़ने लिखने की और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जम्मू कश्मीर की जलेखा नाम की एक महिला है। उम्र इनकी 80 साल की है और अब इन्होंने पढ़ाई शुरू की है। आप देखिए इनके जज्बे और हौसले की कहानी। बिल्कुल निखिल, कहते हैं कि अगर सोच और जज्बा नेक हो तो इंसान बड़े से बड़े काम को आसानी के साथ कर सकता है। जिस उम्र में उन्हें अपने पोते पोतियों को पढ़ाना चाहिए था, उस उम्र में अपने पोते पोतियों की उम्र के बच्चों से वो खुद पढ़ना लिखना सीख रही हैं। ये है जलेखा। उम्र 80 को पार कर चुकी हैं। कद केवल 3 फीट ही है। कश्मीर के उड़ी सैदपुरा गांव में रहने वाली जलेखा को इस उम्र में पढ़ाई का शौक लगा है। अपने ही रिश्तेदार और गांव के सरपंच के घर में रहने वाली ये बुजुर्ग महिला अपने पोते पोती की उम्र के बच्चों से अब पढ़ना सीख रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पढ़कर ये खुद अच्छे से पढ़कर अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं ताकि अनपढ़ ना रह जाए। देश निशाना की न्यूज, गुड न्यूज इंडिया। तो जलेखा के जज्बे और सोच को सलाम। निश्चित तौर पर जलेखा ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो कहते हैं कि अब तो हमारे क्या पढ़ाई लिखाई। बिल्कुल निखिल, और अब हम बात करेंगे जल चालीसा की। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने जल के संरक्षण मुहिम छेड़ रखी, जो गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को जल का संरक्षण और उसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रमेश गोयल की। रमेश गोयल एक ऐसे व्यक्ति हैं के लिए प्राणपण से लगे हुए हैं। इन्होंने एक जल चालीसा भी लिखी है। गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जल का संरक्षण करें, क्योंकि जल ही जीवन है। हमारे साथ इस समय रमेश गोयल जी मौजूद हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने जल संरक्षण को लेकर एक बड़ी मुहिम चलाई हुई है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। रमेश गोयल जी, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जल संरक्षण को लेकर जो इतनी बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है, इसका विचार आपके मन में कैसे आया और क्या कुछ कार्य किया? जल के विषय में पढ़ता रहता था और ये लगा मुझे कि जल का संकट गंभीर होता जा रहा है। मैं विद्यार्थियों से अपने इस कार्य को शुरू करूं और मैंने स्कूलों में जाकर बच्चों को गाइड करना शुरू किया उनके प्रार्थना के समय कि जल का महत्व क्या है, हम उसे कैसे बर्बाद करते हैं, छोटे छोटे उपाय कैसे बचा सकते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, और उसके साथ ही और छोटी छोटी बातें उन्हें बता करके और मैंने अपना ये अभियान शुरू किया। अभी हाल ही में आपने जल चालीसा लिखी है जी। क्या है इस जल चालीसा में और इसके लिखने का आपके मन में क्यों विचार आया? कविता लिख लेता हूँ, बचपन से थोड़ा सा शौक है, तो मैंने एक कविता के रूप में से लिखा और ये पूरी हनुमान चालीसा की तर्ज पे उसी हिसाब से पहले दोहा और फिर जो चौपाइयाँ हैं उसके हिसाब से है, उसी तरज पे पूरा ये गाया जा रहा है। जल मंदिर जल देवता, जल पूजा जल ध्यान, जीवन का पाय जल,
सभी सुखों की खान। आपने जल के महत्व के बारे में बताया, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से पानी का वेस्टेज होता है उसको हम रोकने के लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, कैसे उसको संरक्षित कर सकते हैं? वर्षा जल संग्रहण के लिए एक छोटा सा उपाय है कि हम पानी के लिए नीचे एक सिस्टम बनाएं और वो जल उसमें, और यदि वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा दें तो लाखों करोड़ों लीटर पानी जो नुकसान करता हुआ बजाय वो ज़मीन में चला जाएगा, तो भूजल स्तर जो गिरता जा रहा है वो रुकेगा, कुछ बढ़ेगा, और साथ ही जो उससे नुकसान होता है उससे भी हम बचेंगे। केवल 5-7-10 हज़ार रुपये के खर्चे से उसी सबमर्सिबल पंप को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में भी बदला जा सकता है। यानी हमें जब ज़रूरत है तो मैं उसे ट्यूबवेल के रूप में जैसे पानी निकालते हैं वो पानी लेंगे, और जब बरसात का पानी आ रहा है तो वो उसी के माध्यम से ज़मीन में उतार देंगे। जल से समझें जब यह तभी बचे जल, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, जन जन हमें जगाना होगा, जल सब तरह बचाना होगा। तो ये थे रमेश गोयल जी जिन्होंने जल के संरक्षण के लिए एक बड़ी मुहिम छेड़ रखी है। ज़रूरत है इस बात की कि आवाम उनकी सुने और उस पर अमल करे। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं शहला निगार, गुड न्यूज़ इंडिया के। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि गुड न्यूज़ इंडिया में खबरों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, जब हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे गुजरात के एक ऐसे अनोखे गांव की कहानी जहां सारे वृद्ध एक साथ खाना खाते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का पैगाम फ्री नाइट कॉलिंग योजना के नाम। रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक जितनी चाहे उतनी बातें करें, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। और तो और BSNL की किसी भी नेट, मोबाइल या लैंडलाइन फोन पर रात भर बातें करें एकदम फ्री। भारत संचार निगम लिमिटेड की फ्री नाइट कॉलिंग स्कीम, टोल फ्री नंबर 18003451 BSNL पूर्ण स्वदेशी। हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। 1965 जब पूरा भारत हुआ एक राष्ट्र के संकल्प के आगे दुश्मन ने टेके घुटने। आज हम दे रहे हैं श्रद्धांजलि हमारी सेनाओं की वीरता को। आइए 1965 के युद्ध में भारत की बहादुरी और बलिदान का जश्न मनाएं। स्वागत है राजपथ पर लगने वाली एक प्रदर्शनी शौर्यांजलि में। नीचे काकी, शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ? खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी खुले, तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम आपको बताएंगे गुजरात के एक अनोखे गांव खाना खाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के बारे में आपने सुना होगा, यानी सारी वसुधा एक कुटुंब है, सारा विश्व एक परिवार है, और ये गांव इसको सच साबित करके दिखा रहा है। और बिल्कुल निखिल, खास बात ये है कि ये सुविधा केवल इसलिए नहीं है कि गांव के बुजुर्गों को एक जगह पर बढ़िया खाना मिल जाए, बल्कि ये सुविधा इसलिए भी है कि इन बुजुर्गों को वृद्धाश्रम ना जाना पड़े और इनका आत्मसम्मान भी बरकरार रहे।
ये है गुजरात के मेहसाणा का एक छोटा सा, सभी लोगों का खाना रसोई में तैयार होता है। गांव के तमाम बुजुर्ग व्यक्ति जिनको जीवन की ढलती संध्या में अपने लिए खाना बनाने की तकलीफ ना उठानी पड़े, इस मकसद से नौजवान बने एक मंदिर में हर दिन दोनों वक्त के लिए खाना तैयार किया जाता है। करीब 40 से 50 बुजुर्ग इस गांव में अकेले रहते हैं। जैसे ही खाना बनकर तैयार हो जाता है, गांव के मंदिर में एक घंटी बजती है। ये संकेत हो आइए खाना सारे बुजुर्ग एक साथ पहुंचते हैं, साफ सुथरा और पौष्टिक भोजन करने पूरे हक और सम्मान के साथ। यहाँ के सीनियर सिटीजन के लिए हमने यहाँ भोजन का आयोजन किया है, तो वो उन लोगों को यहाँ खाने पीने की तकलीफ नहीं हुए, इसलिए युवा जन ने ये आयोजन किया है और सबको साथ मिलके यहाँ भोजन लेते हैं। गुजरात का ये गांव 100% साक्षरता का लक्ष्य भी हासिल कर चुका है। गांव के 10% लोग विदेश में बसते हैं, जो ज्यादातर डॉक्टर या इंजीनियर हैं। वयस्कों की गैर मौजूदगी में उनके माता पिता गांव के आसपास बाहर खाने का, जिसके बाद गांव के ही युवाओं ने इस अनोखे तरीके की शुरुआत की, ताकि उनके बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में न जाना पड़े और वो पूरे सम्मान के साथ गांव में रह सके। महज 20 रुपए प्रति थाली चुकाकर सभी को यहाँ खाना मिलता है। 70-80 सीनियर सिटीजन हमारे गांव में, हमारा माँ बाप, ये दोपहर और शाम को हम उसको खाने पीने का प्रबंध किया है और नॉर्मल चार्ज रखा है 20-20 रुपया, और गांव वाले लोग भी साथ सहकार आपते हैं सब, और हमारा रसोड़ा कम्प्लीटली चलता है और हमारा गांव पूरा परिवार का P4P है, कोई कुछ तकलीफ नहीं होती है। रसोई को सुचारू रूप से चलाने के लिए युवाओं ने सारा इंतजाम किया है। राशन, ताजी सब्जी, मिठाई और काफी कुछ इसके साथ में मौजूद है, ताकि विदेश गए नौजवानों के बाद उनके माता पिता को किसी वृद्ध आश्रम घर के पास ही खाने पीने की सारी सुविधाएं मिल जाएं। मेहसाणा से गुड न्यूज इंडिया के लिए प्रीति चौहान की रिपोर्ट। तो निश्चित तौर पर गुजरात का ये गांव एक रोल मॉडल हो सकता है उन सभी के जो अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो इस गांव ने ये दिखाया है कि कैसे हम अपने बुजुर्गों का सकते हैं। बिल्कुल। और अब एक अच्छी खबर बताएंगे हमारे आपके लिए है। ये अच्छी खबर देश का वित्तीय परिदृश्य जो है वो बदलने वाला है। वास्तव में रिजर्व बैंक ऑफ पेमेंट बैंकिंग की इजाज़त दे दी है। और बिल्कुल निखिल, ये रिजर्व बैंक का जो लाइसेंस देने का निर्णय है, ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे बैंकिंग प्रणाली के तो आइए देखते हैं कि क्या है ये पेमेंट बैंकिंग। वित्तीय परिदृश्य पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। रिजर्व देश का वित्तीय परिदृश्य पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। रिजर्व बैंक ने 11 कंपनियों को पेमेंट बैंक के लाइसेंस जारी करने को मंजूरी दे दी है। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और आदित्य बिड़ला नुवो जैसी बड़ी कंपनियों के अलावा डाक विभाग भी शामिल है। साथ ही पेमेंट बैंक लाइसेंस हासिल करने वालों में एयरटेल एम कॉमर्स और वोडाफोन जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। इसके साथ देश में पेमेंट बैंक बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। The universal banks can do anything these payment banks can do. And the payment banks can't do some of the things the universal banks can do. So in that sense, the payment banks are really useful only because they bring new players into the system who have existing businesses that can reduce the cost of access. And therefore, the payment banks will serve as feeders into the universal banks. इस बार डाक विभाग को भी पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला है। याद रहे कि देश में डाक विभाग के पास करीब 1,54,000 डाकघर हैं, जिनमें करीब 1,30,000 डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में हमारे 1.5 लाख जो पोस्ट ऑफिस है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, दे विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
साथ ही आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आरबीआई अगले महीने लघु वित्त बैंक के लिए लाइसेंस की घोषणा करने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक को लघु वित्त बैंक के लाइसेंस के लिए 72 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेमेंट बैंकों का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट बैंकों को लाइसेंस देना वित्तीय समावेश की दिशा में बड़ा कदम है। वित्त मंत्री ने कहा कि एसबीआई जैसे कई बड़े बैंक देश के ग्रामीण क्षेत्र में लगातार अपनी पहुंच बना रहे हैं। पेमेंट बैंक इस दिशा में एक ठोस कदम साबित होगा। अगर हम पेमेंट बैंक की बात करें तो आरबीआई के नियम के मुताबिक पेमेंट बैंक को सीआरआर मेंटेन करना होगा। उनको डिपॉजिट का न्यूनतम 75% एसएलआर के तौर पर रखना होगा। बैंक अपने डिपॉजिट का अधिकतम 25% दूसरे बैंकों में डिपॉजिट के तौर पर रख सकेंगे। बैंक की न्यूनतम पेड अप इक्विटी कैपिटल 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए। पेमेंट बैंक का उद्देश्य फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है, जिससे हर किसी तक बैंकिंग सेवाएं पहुंच सके। इससे मजदूरों को पेमेंट और रेमिटेंस सर्विस मिलेगी और छोटे बिजनेसमैन और कम आय वाले परिवारों को बैंकिंग सर्विस मिल सकेगी। आरबीआई के नियमों के मुताबिक पेमेंट बैंक डिमांड डिपॉजिट ले सकेंगे, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए प्रति ग्राहक होगी। पेमेंट बैंक एटीएम और डेबिट कार्ड भी जारी कर सकेंगे। ये अलग अलग माध्यमों से पेमेंट और रेमिटेंस सर्विस भी दे सकेंगे। साथ ही ये म्यूचुअल फंड और बीमा उत्पाद का वितरण भी कर सकेंगे। लेकिन पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेंगे और न ही लोगों को कर्ज दे सकेंगे। सृजन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। 1965 जब पूरा भारत हुआ एकजुट, एक राष्ट्र के संकल्प के आगे दुश्मन ने टेके घुटने। आज हम दे रहे हैं श्रद्धांजलि हमारी सेनाओं की वीरता को। आइए 1965 के युद्ध में भारत की बहादुरी और बलिदान का जश्न मनाएं। स्वागत है राजपथ पर लगने वाली एक प्रदर्शनी शौर्यांजलि में। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, तेरे साथ साथ तेरा देश बढ़ रहा है। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, ये तेरा योगदान है जो विश्व में नाम है। ये देश तेरे टैक्स से छू रहा आसमां है। तेरे टैक्स से ही चलेगा ये वतन। बढ़ा कदम। आप कदम बढ़ाइए अपना आयकर देकर। अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें 31 अगस्त 2015 तक। क्या कर रहे हो? इसे खोलो ना, मुझे दीदी को प्रधानमंत्री जी वाली अनोखी गिफ्ट देनी है। बैंक चले? देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। सुरक्षा बीमा योजना। हाँ, राखी पर सीधा पीएम से तेरे लिए। रिश्तों का ही नहीं है सुरक्षा का बंधन। इस त्योहार पर दीजिए अपनी बहन को सुरक्षा बीमा योजना का उपहार, जो देगा 12 रुपए के एक मुश्त वार्षिक प्रीमियम में 1 वर्ष या 201 रुपए के फिक्स डिपॉजिट में लंबी अवधि के लिए 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा। रक्षा बंधन। PCPNDT एक्ट के तहत लिंक जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंक चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें।
बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ओहदा छोटा लेकिन कारनामा बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि केवल पंजाब ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान इस मामूली से कर्मचारी पर फख्र कर सकता है, क्योंकि अश्विनी कुमार ने काम ही कुछ ऐसा किया है। जी हाँ, गुरदासपुर आतंकी हमला जो था वो और बड़ा हो सकता था और विभत्स हो सकता था, लेकिन अश्विनी कुमार जो कि एक कीमैन की पोस्ट पर वहां काम करते हैं, उन्होंने दौड़कर हजारों जिंदगियां न सिर्फ बचाई बल्कि पूरे देश का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। ओहदा छोटा लेकिन कारनामा बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क रेलवे के एक मामूली कर्मचारी पर फख्र कर सकता है। जी हाँ, अश्विनी कुमार भारतीय रेल के एक ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से रेल में सफर करने वाले हजारों लोगों की जान बचाई। इनके साहस और कर्तव्य परायणता को भारतीय रेल ने भी सलाम किया और पुरस्कार से नवाजा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कीमैन अश्विनी कुमार को बेहतरीन कार्य के लिए 50,000 रुपए का चेक प्रदान किया। ऐसे लोगों को हमारे एक असेट मानते हैं, उसके लिए हम ये चाहेंगे कि इसी तरह का काम और लोग करें। 27 जुलाई को गुरदासपुर आतंकी हमले के दिन ही आतंकियों ने गुरदासपुर से तकरीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर दीनानगर झाकोलाड़ी के बीच एक रेल पुल को उड़ाने की साजिश रची थी। पठानकोट अमृतसर रेलवे लाइन पर रेल पुल नंबर 236 पर आतंकियों ने 5 बम बांध रखे थे, जिसे कीमैन अश्विनी कुमार ने अहले सुबह 6 बजे देखा। ठीक उसी समय पठानकोट अमृतसर पैसेंजर ट्रेन रेल पुल से गुजरने वाली थी। कीमैन अश्विनी कुमार ने ट्रेन को लाल झंडी दिखलाकर रोका और उनकी तत्परता की वजह से एक बड़ी घटना को रोकने में कामयाबी मिली। उधर जाकर देखा, मीटर 1.5 मीटर 2-2 मीटर के ऊपर 5 बम लगे हुए हैं पुल के ऊपर, और सामने देखा गाड़ी आ रही है, तो मैंने अपने लाल झंडा ले लिया तो उससे गाड़ी को रोका। गौरतलब है कि गुरदासपुर आतंकी हमले में कई निर्दोष लोगों की जानें चली गई थी, जबकि अनेक लोग घायल हुए थे। अगर रेलवे ट्रैक की कायदे से निगरानी नहीं होती और कीमैन की नजर बम पर नहीं पड़ती तो एक और बड़ी घटना से हमें जूझना पड़ सकता था। तो अश्विनी कुमार के इस बहादुरी भरे कार्य को हमारा सलाम। और अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो लावारिस लाशों और मरीजों के वारिस बनकर उनकी तीमारदारी करते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। पेशे से तो एक व्यवसायी हैं, लेकिन इस कार्य को पिछले 22 सालों से बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बरेली का गजाल सिद्दीकी की, और गजाल सिद्दीकी जब इन लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं तो इस बात का भेद नहीं बनाते कि ये लाश हिंदू की है या मुस्लिम की है। और इतना ही नहीं, वो जो लावारिस मरीज होते हैं यहाँ के जिला अस्पताल में या दूसरे अस्पतालों में, उनकी भी जी जान से सेवा कर रहे हैं। की जा सकती है। उन्होंने ऑप्शन खुला रखा है, लेकिन कोशिश ये होगी कि 3 वर्ष तक शायद हम वृद्धि न करें। भारत में देखिए जो सड़क दुर्घटनाएं हैं, आपको मालूम है कि 1,13,000 नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसी सूक्ति को अपनी जिंदगी का मूल मंत्र मान चुके बरेली के गजाल सिद्दीकी लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। रोजाना सुबह 7 बजे अपने काम पर जाने से पहले गजाल जिला अस्पताल जाते हैं, जहां भर्ती लावारिस मरीजों का हाल चाल लेते हैं और उन्हें जरूरत की चीजें मुहैया कराते हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। बरेली के जिला अस्पताल का हर मरीज और डॉक्टर उन्हें लावारिसों के मसीहा के तौर पर जानता है। गजाल का मन इस काम को करने के लिए तब व्याकुल हुआ जब उन्होंने एक रिक्शा वाले को लावारिस लाश रामगंगा नदी में बहाते देखा। इसे देखकर गजाल का मन दहला और उसी दिन से उन्होंने लावारिस मरीजों और लाशों को अपनाने का बीड़ा उठाया। मरीज को एक सहारा चाहिए होता है, कमज़ोर हालात को, गरीब को एक सहारा चाहिए होता है कि उसके लिए कोई भी चीज़ मिल जाए उसके लिए काफ़ी है। जाड़ों में लोग कंबल दे जाते हैं, सब बांटने की सामग्री यहाँ रखी रहती है, और जैसे जैसे जिस मरीज़ को जो सहूलत के तहत चीज़ चाहिए होती है तो मैं उस तक मुहैया करा देता हूँ। गजाल सिद्दीकी बरेली शहर का एक ऐसा नाम है जिसके सेवा के जज्बे को हर कोई सलाम करता है। गजाल वैसे तो किसी संस्था या सरकार से मदद नहीं लेते, लेकिन इनके नेक काम को देखकर शहर के ही कुछ लोग इनकी मदद करते रहते हैं। ये लोग लावारिस मरीजों की देखभाल करने और मृतकों के दाह संस्कार करने में गजाल की मदद करते हैं। ये गजाल सिद्दीकी एक समाज सेवी हैं जो हमारे यहाँ अस्पताल में
लावारिस जो लोग आते हैं जिनके साथ कोई नहीं होता है, उनकी पूर्ण रूप से सेवा करते हैं। नहलाने से लेके, खिलाने से लेके, कपड़े से लेके, जिस तरीके की भी सेवा उनको हो सकती है वो उस तरीके की सेवा पूरी प्रदान करते हैं और ये बहुत ही पुण्य का काम करते हैं। क्योंकि आज के दौर में जहाँ लोग अपने का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे में वो उन गरीब लाचार बेसहारा लोगों के इलाज के लिए आगे निकल के आते हैं, उनको अस्पताल में दवाई दिलवाने की कोशिश करते हैं, सरकारी अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों में, और वहाँ भर्ती कराते हैं, उनके ऑपरेशन भी कराते हैं और वहाँ उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कराते हैं। ये वास्तव में सराहनीय काम है। इसको देखते हुए यहाँ के जो अस्पताल प्रशासन ने उनको एक कमरा भी उपलब्ध कराया ताकि वो और लोगों की मदद कर सकें और निस्वार्थ रूप से कर सकें। गजाल एक ऐसी शख्सियत है जो लोगों के लिए मिसाल है। इनके जैसे और भी लोग अगर आगे आए तो शायद देश में कोई भी लाश बिना कफन के नहीं रहेगी और न ही कोई मरीज बिना दवा के मौत की आगोश में जाएगा। बरेली से गुड न्यूज इंडिया के लिए नाजिया आजम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो गुड न्यूज इंडिया के आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप सभी दर्शकों को हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप हमें लिखते रहिए। हमें आपके तमाम सुझाव प्राप्त भी हुए हैं और आगे भी हमें आपके सुझावों का इंतजार है। हमारा ईमेल आईडी है dd.goodnewsindia@gmail.com। और दर्शकों, अगर आपके पास कुछ ऐसी खबर हो जो प्रेरणादायी हो, जो लीक से हटकर हो और जो सकारात्मक हो, तो हमें ज़रूर बताइए, हमें लिख भेजिए हमारे इस ईमेल एड्रेस पे। और अगर ये खबर प्रेरणादायी हुई, चलाने लायक हुई, तो हम ज़रूर इसे अपने कार्यक्रम में स्थान देंगे। और इसके अलावा कुछ वीडियोस भी अगर आपके पास हों जो लीक से हटकर हों तो आप हमें ज़रूर भेजिए, हम उनका आकलन करेंगे और अगर वो चलाने लायक होंगे तो कार्यक्रम में ज़रूर स्थान देंगे। तो हमारे इस खास कार्यक्रम गुड न्यूज़ इंडिया के इस शो में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।